फ्रेंड्स, आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के YouTube चैनल और Facebook लाइव पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे ख्याल से उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेस का आप आनंद ले रहे होंगे। तो राजस्थान कला संस्कृति में लगातार पिछले कुछ दिन से आपके बीच में टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ। और पहला टॉपिक जो राजस्थान के मेले और त्यौहार, ये जो मैंने स्टार्ट किया है, इसमें आपने देखा होगा कि मेले और त्यौहार में पूरी राजस्थान की कला संस्कृति घूमती है। मेले त्यौहार में आपने अगर गौर किया तो उसमें सांझी मैंने बताया, चित्रकला शैली भी उसके अंदर आ रही है, कोई रीति रिवाज भी उसके अंतर्गत आ रहा है, बेवाण जो से मैंने बताया, तो कुछ कला की बात भी आ रही है। तो मेला त्यौहार टॉपिक ऐसा है मित्रों जो आर्ट कल्चर के लगभग सभी टॉपिक्स को आपस में छुए हुए, आपस में अंतर संबंध हम इसमें कह सकते हैं। तो कल हमने दीपावली तक बात किया था, कार्तिक अमावस्या दीपावली के दिन आती है। अब बात करते हैं उससे आगे। तो कार्तिक अमावस्या के पश्चात मित्रों, दीपावली के पश्चात, दीपावली के जस्ट अगले दिन आपको पता होगा गोवर्धन पूजा। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा आती है। गोवर्धन पूजा कब आती है? तो तिथि याद रखिए, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकम। गोवर्धन पर्वत का नाम भी है, आपको पता होगा। और इसके अंदर गोवर्धन पूजा के दिन गोबर का गोवर्धन बना के और उसकी पूजा अर्चना आराधना की जाती है। और इस दिन से मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव प्रारंभ हो जाता है। अन्नकूट महोत्सव। आप में से कोई बताएंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध अन्नकूट महोत्सव कहाँ का है? अन्नकूट मतलब कि एकदम गोवर्धन की तरह ही बहुत कई सारे भोग का, कई सारे तरह की मिठाई, खाद्य पदार्थ, उनका एक बड़ा सा पिंड जैसा बना दिया जाता है, अन्नकूट। तो ये अन्नकूट महोत्सव सबसे प्रसिद्ध कहाँ का है? जो गोवर्धन पूजा मतलब कि कार्तिक शुक्ला एकम के दिन आयोजित होता है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए आप। यस, सभी को गुड मॉर्निंग बताइए। मेरे पास फेसबुक लाइव भी ऑन हो गया है, तो फेसबुक के कमेंट्स भी मेरे पास है देखने के लिए। बहुत अच्छा, फेसबुक वाले मित्र उत्तर दे दिए हैं। दिनेश ने नाथद्वारा, बाकी सभी अभी गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। दिनेश नाथद्वारा बिल्कुल सही है। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी का मंदिर, यस, यूट्यूब पे भी सबका आंसर है। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी के मंदिर का अन्नकूट राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध अन्नकूट है, ध्यान रखना। तो श्रीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? नाथद्वारा। और श्रीनाथ जी के अंदर भगवान श्रीनाथ जी का जो रूप है मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पे 7 वर्ष की उम्र में जो धारण किया था, वही रूप नाथद्वारा के श्रीनाथ जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का, ठाकुर जी का वह रूप है। तो इसलिए गोवर्धन पूजा से ध्यान रखना, गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले कौन? श्री कृष्ण। कितने वर्ष की उम्र वाले? 7 वर्ष की उम्र। और कहाँ है गोवर्धनधारी ऐसे श्री कृष्ण का रूप? मूल तो श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा। नाथद्वारा के अन्नकूट महोत्सव की एक और विशेषता है मित्रों, और ये प्रश्न पूछा जा सकता है, भीलों की लूट ये क्या है? आपको पूछ ले भीलों की लूट क्या है? आरएस मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन दे दे कि भीलों की लूट क्या है, क्या बताएंगे आंसर? भीलों की लूट बता देता हूं, कई बच्चों ने नहीं समझा होगा, पता नहीं होगा। मित्रों, नाथद्वारा के श्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव जिस दिन वहां पर होता है, उस दिन मंदिर प्रशासन की तरफ से भीलों को लूट के लिए आमंत्रित किया जाता है। और ये क्या लूटते हैं? तो एक पके चावल का पिंड होता है, गर्म चावल का पिंड, चावलों का ढेर होता है। तो ये पके चावल का जो पिंड रहता है मित्रों, इसको पहले तो दर्शन करते हैं। रात को 12 बजे तक आम लोगों के दर्शनार्थ ये खोला जाता है, सब लोग इसके दर्शन करते हैं। और 12 बजे के बाद में आम श्रद्धालुओं की एंट्री बंद हो जाती है और केवल मेवाड़ के भील लोग जो निमंत्रित होते हैं वो नंगे बदन, ऊपर कुछ नहीं पहना, नंगे बदन जो है, केवल धोती लपेटी हुई और श्री जी की जय, श्री जी के जय करके अंदर घुसते हैं और उनको गर्म चावल को लूटते हैं। कई बार झुलस जाते हैं, लेकिन भाव इतने होते हैं कि उनकी वो परवाह नहीं करते हैं। और वो चावल जो है वो श्री जी के, श्रीनाथ जी के, ठाकुर जी के उसमें चावल लूट के और वो अपने अंगोछे के अंदर डाल के और बाहर आते हैं। बाहर उनकी पत्नियां रहती है, उनको वो चावल देते हैं, फिर वापस से भीतर जाते हैं। ऐसा करके रात भर मित्रों ये क्रम चलता रहता है। इसको कहते हैं भीलों की लूट।
इन चावलों का बड़ा महत्व होता है। मेवाड़ के अंदर सेठ लोग जो है ये भीलों की लूट के अंदर, गोवर्धन पूजा ये लूट के अंदर जो चावल लूटे हुए रहते हैं, 2-2, 5-5 चावल के 200-200, 500-500 रुपए उनको देते हैं और वो अपने गले में तिजोरी में रखते हैं, जिससे तिजोरी में बरकत होती है। दूसरा, मेवाड़ के अंदर मृत्यु के समय, सामान्यतः मृत्यु के समय आपको पता है मुख में गंगा जल की बूंदें डालने का रिवाज है। वहां पे मुख में गंगा जल की बूंदों के साथ में यहाँ पे भीलों की लूट में गोवर्धन पूजा के दिन लूटा हुआ जो चावल है वो भी मुख में डालने से विशेष बैकुंठ धाम मिलता है, ऐसी मान्यता है। तो फिर से ध्यान रखना, भीलों की लूट नाम से प्रसिद्ध त्योहार या भीलों की लूट नाम से प्रसिद्ध ये काम कहाँ होता है? नाथद्वारा के श्रीनाथ जी के मंदिर में। कब होती है? कार्तिक शुक्ला एकम गोवर्धन पूजा के दिन। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में मित्रों भैया दूज या भाई दूज, भैया दूज। और ये भैया दूज या भाई दूज कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आती है। बहन भाई का त्योहार है ये। इसी को मित्रों यम द्वितीया भी कहते हैं। यम द्वितीया, यम और यमी। यम जो है मित्रों यमराज का ही अन्य नाम है और यमी जो है वो यमुना नदी है। यम और यमी दोनों भाई बहन थे, याद रखना, यम और यमी दोनों भाई बहन। तो मित्रों कार्तिक शुक्ला द्वितीया के दिन जो है यमुना स्नान का विशेष महत्व है। क्लियर? कार्तिक शुक्ला द्वितीया यम द्वितीया के दिन, भैया दूज के दिन, यदि कोई बहन भाई मथुरा के अंदर यमुना नदी का अगर स्नान वहां पे जाके करते हैं तो यमराज भी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता, ऐसी मान्यता है। ध्यान रखना चाहिए सबको। क्लियर है? नेक्स्ट आगे है मित्रों आंवला नवमी। आंवला नवमी, आंवला नवमी कब है? कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को। तो कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी आती है और आंवला नवमी के दिन भोजन में आंवला ग्रहण किया जाता है और भोजन में आंवला ग्रहण करने से भोजन पूर्ण होता है, ऐसी मान्यता है। तो आंवला नवमी, आंवले की वृक्ष की पूजा भी इस दिन होती है। तो कार्तिक शुक्ला नवमी के दिन यह आती है। अगली है मित्रों देव उठनी एकादशी। इसके ठीक बाद में त्योहार आता है देव उठनी एकादशी। इस देव उठनी एकादशी को भले आप देवोत्थान एकादशी भी कह दें, देव उठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। और चूंकि इस दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह होता है इसलिए तुलसी एकादशी भी इसी को कहते हैं, तुलसी एकादशी। और ये आती है मित्रों कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। क्लियर? तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी एकादशी आती है। तो देवता इस दिन उठते हैं, तो सोते कब हैं? तो मित्रों वो भी साथ में आपको ध्यान रखना है, देव शयनी एकादशी ये कब है? तो आषाढ़ शुक्ला एकादशी को भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में जाकर योग निद्रा में तल्लीन हो जाते हैं और 4 माह बाद में, देखो आषाढ़ के बाद में श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक, ठीक 4 महीने बाद में कार्तिक शुक्ला एकादशी को पुनः उठते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों ये समझ में आ गया होगा। भगवान विष्णु जो है उनसे संबंधित है ये। 4 माह के दौरान वो योग निद्रा में विलीन हो जाते हैं। आषाढ़ शुक्ला एकादशी को योग निद्रा में जाते हैं, कार्तिक शुक्ला एकादशी को वापस उठते हैं। इन 4 महीनों के दौरान शादी इत्यादि मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते हैं। क्लियर? तो ये 4 महीने हैं, ये विष्णु भगवान से रिलेटेड है। और इस दिन देव उठनी एकादशी को फिर एक साथ सावों की धूम होती है, तुलसी शालिग्राम विवाह भी इस दिन रहता है और ये कार्तिक शुक्ला एकादशी को आती है। नेक्स्ट मित्रों कार्तिक पूर्णिमा लिख के मैं 2-3 बातें लिखता हूं क्योंकि ज्यादा बातें हैं कार्तिक पूर्णिमा से रिलेटेड। तो कार्तिक पूर्णिमा से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं आप जल्दी से बताइए। 3-4 प्रमुख बातें बताइए जल्दी से। कार्तिक पूर्णिमा क्या चीज है? सबसे पहले
रोहित शर्मा कह रहे हैं मल मास। मल मास नहीं भैया, चौमासा है। मल मास इस समय नहीं रहता है। मल मास तो मकर संक्रांति से पहले रहता है, आपको पता होगा। कुछ बच्चे जो है मैसेज कर रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही है। अब उनका मोबाइल गड़बड़ होएगा तो भी मैसेज हमें ही करेंगे, फोटो प्रॉपर नहीं आएगा तो भी मैसेज करेंगे। थोड़ा सा समझिए, चीज़ों को देखिए। मैंने जो प्रश्न पूछा है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या क्या खास बातें होती है, बिल्कुल सही है। 2 बच्चे सही उत्तर दिए हैं। पहली बात तो मित्रों, इस दिन गुरु नानक जयंती, ठीक है। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक जी का जन्म दिवस इसी दिन मनाया जाता है, तो गुरु नानक जयंती। मेरे 2 प्रश्न है, चलिए बताइए। एक तो सावा का गुरुद्वारा कहाँ है? राजस्थान के 2 प्रसिद्ध गुरुद्वारे की बात कर रहा हूं मैं, बड़े गुरुद्वारे हैं। सावा का गुरुद्वारा कहाँ है? और दूसरा, बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा कहाँ है? सबसे पहले बताओ, सावा का गुरुद्वारा कहाँ है? बहुत अच्छे, चूरू में है। और बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा कहाँ है? गंगानगर में। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। दूसरा मित्रों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही पुष्कर का मेला भरता है। पुष्कर का मेला। और ये पुष्कर का मेला जो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है पुष्कर अजमेर के अंदर, ये राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। इसको राजस्थान का रंगीला मेला भी कहते हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जो रहते हैं वो इस मेले के अंदर आते हैं। और मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला भी पुष्कर का मेला ही कहलाता है। 2 बातें होगी। तीसरी एक और खास बात है, वो भी कई बच्चों ने जवाब दिया है, कपिल मुनि जी का मेला। और कपिल मुनि जी का मेला आयोजित होता है श्री कोलायत बीकानेर। श्री कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि जी का मेला मित्रों ये आयोजित रहता है। और कपिल मुनि जी आपको पता रहना चाहिए कि सांख्य दर्शन के प्रणेता है। कोलायत झील और पुष्कर झील दोनों की 2-3 कॉमन बातें हैं। दोनों के 52 घाट है, दोनों का ही दीपदान उत्सव प्रसिद्ध है। दोनों ही जगह पे कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर जो स्नान करते हैं वो स्नान का विशेष महत्व है, तो ये सबको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति 14 जनवरी को, और भारतीय काल गणना के अनुसार भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन। क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर केवल सूर्य की गणना पे आधारित है, तो उनका 14 जनवरी, कभी 15 जनवरी, कभी ये दिसंबर में होता था। लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार स्पष्ट है, मकर राशि में प्रवेश भगवान सूर्य करेगा, वह त्योहार मकर संक्रांति कहलाएगा। भगवान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आते हैं इस दिन, इसलिए इस त्योहार को उत्तरायण भी कहते हैं। हम बात करते हैं इसकी आर्ट कल्चर के हिसाब से, बाकी जियोग्राफी के टीचर्स बताएंगे जियोग्राफिकल इसकी बात। आर्ट कल्चर से मकर संक्रांति की मित्रों अगर बात करें तो आपको ध्यान रहना चाहिए। पहली बात है, इस दिन रूठी सास को मनाने की परंपरा है। रूठी सास को, आपकी किसी कोई सास अगर रूठ गई हो तो मकर संक्रांति के दिन आप उसको मना सकते हैं। तो ये सिस्टम दिया हुआ देखो, अब सास के रूठने के कारण ज्यादा नहीं रखने आपको, रूठी सास को मनाने की परंपरा है। दूसरी बात, मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये पतंग महोत्सव के बारे में आरएस मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, 20 वर्ड्स में लिखना था। देखिए आरएस मेंस के अगर कोई बच्चे हों, आरएस का एग्जाम देने वाले बच्चे हों, तो उनको ध्यान रखना है 20 वर्ड्स में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो एकदम सटीक उत्तर लिखना होता है। पतंग महोत्सव 2-3 फैक्ट जो है उसके अंदर डालने होते हैं। जैसे पतंग महोत्सव पूछ लिया, 20 वर्ड्स में इसके बारे में लिखना है। तो सोचो कि पतंग महोत्सव कब आयोजित होता है, कहाँ आयोजित होता है, कौन आयोजित कराता है, और इन सब को लेके एक सूत्र में अच्छी भाषा के अंदर उसको पिरो दो, तो पूरे 2 में से 2 अंक वहां पे आपको मेंस में मिलेंगे। जैसे मैं पतंग महोत्सव के बारे में एक बार लिखता हूं, चलिए मॉडल क्वेश्चन, ऐसा समझिए कि आरएस का एक मैं मॉडल आंसर लिख रहा हूं, आपके लिए ध्यान आपको रहे। देखिए, राजस्थान
पर्यटन विकास निगम कौन कराता है? आ गया, राजस्थान पर्यटन निगम द्वारा मकर संक्रांति के दिन जयपुर में पतंग महोत्सव का आयोजन कराया जाता है। क्लियर है मित्रों? ये एक मॉडल आंसर मैंने दिया है, इसकी आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। आपको सीधा मेंस में लिखा होगा पतंग महोत्सव, मेंस में लिखा होगा बेवाण, मेंस उसमें दो शब्द का लिख दिएगा धमोली। अब क्या कहेंगे धमोली के बारे में? क्या लिखेंगे? धमोली बड़ी तीज के दिन मारवाड़ की स्त्रियों द्वारा सूर्योदय से पूर्व किया जाने वाला भोजन धमोली कहलाता है। तो ये जो 20 वर्ष जो है ना, वो प्री के दौरान ही बच्चों के तैयार होते रहते हैं, लेकिन उसको लिखने का अभ्यास चाहिए। जो मेंस का एग्जाम देने आरएस जिनका बनने का ख्वाब है मित्रों, उनको बार बार लिखने का अभ्यास खूब करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, लिखने का अभ्यास अगर आपका नहीं है तो आप आरएस प्री भले ही पास हो जाओ, भले ही उसमें आपके 150 में से 140 नंबर आ जाएं, लेकिन मेंस के अंदर नंबर हरगिज नहीं ला सकते। और हमने कई बच्चे ऐसे देखे हैं आरएस प्री में उनके भले ही बहुत कम नंबर हैं, एकदम पासिंग मार्क्स के आसपास है, लेकिन फिर भी मेंस में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया क्योंकि उनका लेखन कौशल उन्होंने सुधार दिया। तो ये चीज सबको ध्यान रखनी। तो पतंग महोत्सव रहता है। एक और चीज इस दिन से रिलेटेड, अच्छा आपको पता होगा मकर संक्रांति के दिन पंजाब के अंदर लोहड़ी, पूर्वी भारत के अंदर बिहू, दक्षिणी राजस्थान के अंदर, दक्षिणी भारत के अंदर पोंगल, ये सब उत्सव वहां पे मनाया जाता है। एक शब्द है मित्रों तेरुंडा, मकर संक्रांति से रिलेटेड है तेरुंडा। इसमें क्या करोगे? मान लो दे दिया आरएस मेंस में 20 वर्ष में दे दिया तेरुंडा के बारे में लिखो, तेरुंडा लिख के छोड़ दिया। 2 अंक का प्रश्न है, 20 शब्दों में लिखना है। तो पहले तो मैं बता दूं इसकी जानकारी, फिर आप उसको फ्रेम करना खुद सीखना। ये तेरुंडा जो है मित्रों, ये ध्यान रखना कि मकर संक्रांति के दिन 13 सुहासनियों को, 13 सुहासनियों, बहन हुआवनी हुआ नहीं, राजस्थानी बोले हुआवनी, तो 13 सुहासनियों को 13 वस्तुएं भेंट में दी जाती है, 13 वस्तुएं भेंट में दी जाती है, उसको कहते हैं तेरुंडा। 13 सुहासनियों को 13 वस्तुएं भेंट में दी जाती है, उनको कहते हैं तेरुंडा। क्लियर है? तो ऐसे देखो कुछ शब्द जो है, राजस्थानी शब्द जो है, वो आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए और उसके बारे में पूछेगा। मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है टूटिया के बारे में। टूटिया, टूटिया कौन बताएगा? टूटिया किसको कहते हैं? टूटिया के बारे में, टूटिया के बारे में किसी को जानकारी है तो बताइए मुझे। देखता हूं मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं। टूटिया के बारे में किसको जानकारी है? मनीष शर्मा कह रहे हैं विवाह से संबंधित है। बिल्कुल ठीक बात है। करंट की क्लास डेली ऑर्गेनाइज कराएं, एक बंदे का कमेंट है। बिल्कुल कुछ दिन बाद में करते हैं। सुहासनी किसे कहते हैं? एक बच्चे ने कमेंट किया है। सुनो, सुहासनी का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे घर की सुहासनी कौन होगी? तो मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी बुआ। मतलब कोई घर की जो बेटी है, उस घर की बेटी उस घर की सुहासनी कहलाती है। आपके ननियाल में सुहासनी कौन होगी? आपकी माँ, आपकी मौसी, आपकी माँ की बुआ, समझ गए? ये सब आपके ननियाल के अंदर सुहासनी कहलाएगी। आपकी मामा की बेटी, ये सब आपके ननियाल की सुहासनियां। तो आपके यहाँ की सुहासनी कौन हो गई? आपकी बहन, आपकी शादी हुई तो आपकी बेटी, क्लियर है? आपकी बुआ, इसको कहते हैं बहन सुहासनी। बहन सुहासनी का मतलब ये हुआ घर की बेटी। मोहल्ले में भी चूंकि एक परिवार भाव रहता है तो महल्ले की बच्चियां भी वो कहलाती है। तो तेरुंडा ध्यान रखना, अगर इसमें 20 वर्ड्स में पूछे तो क्या उत्तर देंगे? मकर संक्रांति के दिन 13 सुहासनियों को 13 वस्तुएं जो भेंट में दी जाती है, उनको कहते हैं तेरुंडा। अब जिसको नहीं पता होता ना, वो टोरा मारता है। हमने एक बार क्वेश्चन दिया था मॉडल टेस्ट पेपर, तो एक बच्चे ने लिखा जो 13 फुट ऊंडा कुआं होता है, ऊंडा ब्रैकेट में लिख दिया गहरा, जो 13 फुट का ऊंडा कुआं होता है उसको तेरुंडा कहते हैं। अब चूंकि उसमें लिखना होता है तो जो मर्जी आए लिख दिए। अब जैसे टूटियां हैं,
टूटियां आपको पता है, कई बच्चों ने लिख दिया है कि बारात रवाना होने के पश्चात, बारात समझते हैं, दूल्हे की गुड़ चढ़ी हो, घोड़े के बारात चली गई, बारात रवाना होने के पश्चात वर पक्ष की महिलाओं द्वारा, आपको पता होगा राजपूताना में परंपरा रही है कि विवाह के अंदर बारात में महिलाएं नहीं जाती थी, महिलाएं पीछे ही रहती थी। तो बारात रवाना होने के पश्चात, वर के रवाना होने के पश्चात वर पक्ष की महिलाओं द्वारा शादी वाले दिन शादी की जो हंसी ठिठोली और खेल किया जाता है, नाटक किया जाता है, उसको कहते हैं टूटिया। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन जो आया था मित्रों, आपको हंसी तो आएगी, लेकिन कैसे कैसे बच्चे लिख लेते हैं प्रश्न, हमें कुछ प्रोफेसर ने बताए थे। तो वो बताया कि उन्होंने लिखा कि राजस्थानी भाषा में नल को टूटी कहते हैं और बहुत सारी टूटियां होती है उनको ही टूटियां कहते हैं, बहुत सारे नल होते हैं उनको टूटियां कहते हैं। अब सोचो कितनी फनी बात हो गई है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि एकदम आपको करीबी करीबी उत्तर मिलेंगे, आपको लेके फंसने वाली चीजें मिलेगी, लेकिन आपको फंसना नहीं है। तो टूटियां क्या है और वो टूटी जो है नल है वो अपना अलग है। चलिए, तो ये तो होगी साहब मकर संक्रांति के दिन की बातें। एक मित्रों सुइया मेला आता है, सुइया मेला। सुइया मेला हमेशा नहीं बढ़ता है, पहले तो ध्यान रखना सुइया मेला कहां बढ़ता है, चौहटन बाड़मेर में, चौहटन बाड़मेर में सुइया मेला आयोजित होता है। और सुइया मेला हर साल नहीं होता है, इस मेले को अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है, अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है, ध्यान रखिए। और ये सुइया मेला आयोजित कब होता है तो अच्छे से समझना, पोष माह की सोमवती अमावस्या के पुष्य नक्षत्र में, मतलब कि पोष का महीना हो और उसमें अमावस्या और उस अमावस्या को सोमवार हो, तब ये सुइया मेला आयोजित होता है। क्लियर है? तो पोष मास की सोमवती अमावस्या को सुइया मेला आयोजित होता है, अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त ये मेला है। उसके बाद बात करते हैं मौनी अमावस्या। ये आती है मित्रों माघ अमावस्या को। इस दिन मौन व्रत किया जाता है। नंबर 1, साल में एक दिन मौन रहने से आत्मिक शक्ति में वृद्धि होती है, ऐसी मान्यता है, तो मौन व्रत किया जाता है। और दूसरी खास बात, ये मनु का जन्म दिवस है, मनु का जन्म दिवस। प्रलय के बाद सृष्टि पे एकमात्र मानव बचे थे मनु, हम उन सब की संतान है, इसलिए हम कहलाए मनुष्य, मनु की संतान इसलिए मनुष्य। तो अपने पूर्वज आदि मानव जिसको हम कहेंगे कि प्रथम मनु, उसका मनु का जन्म दिवस कब आता है तो माघ अमावस्या को आता है। उसके बाद बात करते हैं बसंत पंचमी। माघ महीने के त्योहार चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बसंत पंचमी कब आता है? बसंत पंचमी का त्योहार तो माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को आती है बसंत पंचमी। तो क्या क्या खास बात है इस त्योहार के दिनों में? तो एक तो अपने षड ऋतु मानी गई है मित्रों, उन षड ऋतु में से बसंत ऋतु का आगमन, बसंत ऋतु का प्रारंभ वो इस दिन से होता है। बसंत ऋतु के अलावा क्या क्या खास बात है? इस दिन कामदेव व रति की आराधना की जाती है। कामदेव और रति फेमस प्रेमी प्रेमिका हुए हैं अपने, बहुत पुराने टाइप के प्रेमी प्रेमिका है ये कामदेव और रति, सबको ध्यान रहना चाहिए। और यौवनोत्सव के रूप में त्योहार मनाया जाता है, युवाओं का उत्सव यौवनोत्सव, मतलब ये त्योहार हिंदुस्तानी वैलेंटाइन डे से कम नहीं है। ये बागों में फिर फूल झूले पड़ गए और पक गई मिठी अंबिया वाला मौसम है। क्लियर है? तो ये रह गया यौवनोत्सव। दूसरा, बसंत पंचमी के दिन ही वाग्देवी में संधि विच्छेद करके बताओगे कोई? वाक प्लस देवी, वाक मतलब वाणी। आज संधि टॉपिक पढ़ाने वाले हैं हमारे फेमस जो हैं लेक्चरर हैं कल्याण सिंह जी चारण सर, मानद विशेषज्ञ, अपनी सेवाएं देंगे। आज रात को 8 बजे संधि टॉपिक पे हिंदी की क्लास है, आपने डिमांड किया था,
हिंदी की क्लास हमने अटैच किया है जो एसआई इत्यादि सब में काम आएगी। तो वाग देवी मां सरस्वती की पूजा, वाग देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना इस दिन होती है। और पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीली मिठाइयां, ये सब इस दिन ये किया जाता है। और आपको पता रहना चाहिए कि सरस्वती माता या शारदा माता का प्रसिद्ध मंदिर, शारदा माता भी कहते हैं, सावित्री माता नहीं, ध्यान रखना। सरस्वती माता जो है वो किन की बेटी है? तो वो ब्रह्मा और सावित्री जी, इन दोनों की पुत्री है सरस्वती या शारदा माता। और इनका मंदिर स्थित है पिलानी झुंझुनू। देखो याद रखना कि पीला पीला सब सरस्वती माता से संबंधित है। मंदिर भी कहां है? तो पिलानी में है। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं मित्रों माघ पूर्णिमा को क्या क्या है। माघ पूर्णिमा से लेके 2-3 खास बातें हैं, ध्यान रखिएगा। माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा के दिन पहली बात है बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर कहाँ है जी? डूंगरपुर के नवा टापरा गांव में। तो बेणेश्वर मेला डूंगरपुर। अच्छा, चूंकि माघ पूर्णिमा मैंने ऊपर हेडिंग लगा दिया तो अलग से लिखूंगा नहीं कहां पर है। माघ पूर्णिमा को जो होता है कहां पर है? डूंगरपुर है। और बेणेश्वर का मेला जो है ये आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। आदिवासियों का कुंभ। आपको पूछ ले राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा पड़ता है? तो यही वो मेला है। दूसरा, आदिवासियों में भी पर्टिकुलर भील ज्यादा रहते हैं। तो आपको भीलों का कुंभ या भीलों का सबसे बड़ा मेला पूछ ले तब भी यही होगा। ध्यान रखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पूछे तब तो है पुष्कर का मेला अजमेर वाला, कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। लेकिन आपको पूछे आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा होगा, तब आंसर इसका बेणेश्वर धाम होगा। और कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं बेणेश्वर सोममाही जाखम नदियों के संगम पर स्थित है। वहां पर मंदिर है शिवजी का, जहां पे भगवान शिव के खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। सबको पता है, अच्छी बात है। दूसरा, माघ पूर्णिमा के दिन ही मित्रों मरु महोत्सव, डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन होता है। और ये मरु महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? तो मरु महोत्सव का आयोजन पता ही है आपको, जैसलमेर के अंदर रहता है, जैसलमेर। तो अब माघ के साथ ही माघ पूरा हो गया, क्लियर है। अब माघ के बाद में आगे फाल्गुन आएगा। फाल्गुन के अंदर सबसे पहले तो है महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि। और ये है फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, 13। भगवान शिव और पार्वती का विवाह उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। और दूसरा, भगवान शिव का जन्म दिवस भी इसी दिन रहता है, क्लियर। तो भगवान शिव के जन्म दिवस के रूप में और शिव पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। एक महाशिवरात्रि के नाम से वैसे आपको पता रहना चाहिए कि 12वां ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव मंदिर शिवाड़ गांव सवाई माधोपुर को बताया गया है। एक महाशिवरात्रि आई है, तो महाशिवरात्रि पशु मेला कहां भरता है? महाशिवरात्रि के नाम से महाशिवरात्रि पशु मेला, तो ये मित्रों आयोजित होता है करौली के अंदर, करौली। महाशिवरात्रि पशु मेला याद रखिएगा। ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं मित्रों होली। होली, होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, दीपावली आ गई थी अमावस्या को, कार्तिक की, तो होली है पूर्णिमा को। दो प्रमुख त्योहार है, याद रखना है। होली, होली की कहानी बताऊं क्या? फटाफट बताओ, फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे बच्चे कमेंट करो। होली की कहानी सुननी है मेरे से 2 मिनट में, तो बताओ। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताऊंगा, जल्दी से बताओ भाई। होली की कहानी किस किस को सुननी है? मैं अपनी स्टाइल में सुनाऊंगा उसको, और आप सबको एकदम ऐसा फील करना है कि एकदम सामने बैठे हो, क्लास में बैठे हो, वैसे फीलिंग होना चाहिए। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली के अंदर हो गया है, बिल्कुल ठीक है। आप कमेंट ही नहीं कर रहे हो भाई। होली की कहानी किस किस को सुननी है मेरे से? देखो ज्यादातर बच्चों का हाँ कमेंट आया, जिनका ना कमेंट आया वो 2 मिनट के लिए पानी वानी पी के आ जाओ, थोड़ा चाय वाली पी के आओ। फिर ज्यादा बच्चों का यस है तो यस। देखिए
सुन लेना, मेरी कहानी के अंदर भी 10 फैक्ट निकलेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करना। आपने मित्रों नाम सुना होगा, हिरण्यकश्यप नामक राक्षस राजा था, हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप का पुत्र विष्णु भक्त प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने स्वयं को राक्षस राजा घोषित कर दिया था। कहा कि मैं ही राक्षसों का राजा हूं और मैं ही भगवान हूं। राजा घोषित किया तब तक ठीक है, भगवान भी इन्होंने खुद को घोषित कर दिया और पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि मुझे ही पूजना है, मैं ही देवता हूं और किसी देवता की पूजा नहीं करेंगे। पूरे नगर में ढिंडोरा तो पिटवा दिया, लेकिन खुद का पुत्र प्रहलाद जो था वो भगवान विष्णु का परम भक्त। सब लोगों ने व्यंग्य कसा कि खुद के बेटे को तो संभाल दो भाई, जो कि विष्णु भगवान का भक्त है, बाद में हमें बताना, हमें कहना। तो हिरण्यकश्यप ने मित्रों प्रहलाद को समझाने की कोशिश की। जब प्रहलाद नहीं माना तो आप सबको पता है कि उन्होंने प्रहलाद को हाथी के पैर तले कुचलवाने का प्रयास, जिंदा दीवार में चुनवाया, खाई में धकेला, समुद्र में डाला, लेकिन सारे प्रयास हिरण्यकश्यप के निरर्थक साबित हो गए और प्रहलाद पे भगवान विष्णु जी का डायरेक्ट आशीर्वाद था, इसलिए बचता रहा। हिरण्यकश्यप ने फिर एक दिन अपनी बहन होलिका को बुला के कहा कि भाई इस प्रहलाद को तब ठिकाने लगाना पड़ेगा। होलिका को बुला के कहा। होलिका को आपको पता होगा विशेष प्रकार के कोई वस्त्र, आशीर्वाद ऐसा कोई प्राप्त था जिससे कि वह जलती हुई ज्वाला पे बैठ जाए, फिर भी होलिका का तो बाल भी बांका नहीं हो और जो उसके साथ हो जल के भस्म हो जाए। तो इस प्रकार से होलिका को हिरण्यकश्यप ने कहा कि प्रहलाद को ठिकाने लगाना है, तुम इसको लेके बैठ जाओ जलती हुई अग्नि के ऊपर और इसको लेके प्रहलाद को कर दो समाप्त। लेकिन मित्रों मैं आपको अंदर की बात बता देता हूं कहानी की, जो आपने नहीं सुनी होगी। प्रहलाद जो है उस समय सब बातें कान लगा के सुन रहा था, सब बातें सुन रहा था। और प्रहलाद को जब लगा कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, तब प्रहलाद ने भी मन में सोच लिया कि बुआ की ऐसी तैसी करके रखनी है। और इस प्रकार से मित्रों, जब बता दें हम आपको, होलिका जो है, मैं ना चित्र बनाने की कला में बड़ा निपुण हूं। ये लकड़ियां बना रहा हूं, ये होलिका, ये प्रहलाद, समझ गए। और इस प्रकार से जब अग्नि चलना प्रवाहित हुई तो प्रहलाद तो कूद के आ गया बाहर और होलिका हो गई जल के भस्म। किया क्या था प्रहलाद ने उस होलिका के जो अग्निरोधक वस्त्र थे, वो सेम वस्त्र, सेम डिजाइन और सेम रंग के वस्त्र जो है वो नेशनल हैंडलूम से लाके वहां पर दूसरे वस्त्र रख दिए और भूल से होलिका दूसरे वस्त्र पहन गई, जलती हुई ज्वाला पे बैठ गई और इस प्रकार से होलिका जल के भस्म हो गई। होलिका की मित्रों शादी होने वाली थी, अगले दिन होलिका की बारात आने वाली थी। ध्यान से समझना, पूरी कहानी में 10 तरह की महत्वपूर्ण बात निकलेगी, आरएस मेंस में पूछे गए प्रश्न भी इसमें बताऊंगा। होलिका की अगले दिन बारात आने वाली थी और होलिका के फियोंस का नाम, होने वाले पति का नाम जो था वो था मित्रों ईला या इलोजी। और होलिका का एक अन्य नाम, मूल नाम था ईली। मित्रों जब ईला को पता चला कि उसकी ईली तो जल के भस्म हो गई है, तब इलोजी को वैराग्य सूझ गया, सारे राजसी वस्त्र उतार के फेंक दिए और होलिका की अवशिष्ट धूल जो थी वो पूरे अपने शरीर पे मल दी। धूल शरीर पे मल दी, इसलिए अगले दिन त्योहार आता है धुलंडी, धूल से बना धुलंडी। और फाल्गुन पूर्णिमा को तो फाल्गुन पूरा, तो अगले दिन आएगा चैत्र की कृष्ण पक्ष की एकम, और इस दिन होलिका के अवशिष्ट राख की पूजा की जाती है धुलंडी के दिन। और इलोजी इस प्रकार से मित्रों बाद में जीवन भर कुंवारे रहे। आज भी पश्चिमी राजस्थान के अंदर कोई कुंवारा रह जाता है तो उसको इलोजी नाम थरप दिया जाता है। हालांकि अभी कई इलोजी है, उसका कारण अलग है, वैकेंसी आ नहीं रही थी टाइम पे, तो वैकेंसी नहीं आएगी, नौकरी नहीं लगेगी, तो ऐसा कौन अपनी बेटी दे देगा उसको। तो कई इलोजी जो है मुझे लगता है कि इस साल के अंदर जो है वो इलोजी नहीं रहेंगे, ऐसा मैं समझता हूं। तो आप जम के मेहनत कीजिएगा। अब प्रश्न आरएस के अंदर पूछा जा चुका है, सुन लेना। ईला ईली नृत्य, ये हमने पिछले मॉडल पेपर में भी डाला था। ईला ईली नृत्य, इसके बारे में 50 वर्ड्स में लिखना था,
कि क्या है इला-इली नृत्य। तो सुन लीजिए मित्रों, इला-इली नृत्य सबसे पहले फ्रेमिंग अपने आप करते रहना। इला-इली नृत्य कौन से त्योहार के अवसर पे होता है? होली के अवसर पर। क्लियर? तो कौन से त्योहार के अवसर पे? होली के अवसर पे। इला-इली नृत्य कौन करती है? तो संतानहीन स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए इला-इली नृत्य करती है। पुत्रहीन स्त्रियां पुत्र प्राप्ति के लिए इला-इली नृत्य करती है। कहां का प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर और जालोर का ये नृत्य प्रसिद्ध है। वहां पे प्रसिद्ध इलोजी की सवारी भी निकलती है। इलोजी की सवारी के बारे में प्रश्न पूछ ले, कहां निकलती है? बाड़मेर और जालोर में। इलोजी की सवारी के अंदर पूरा एकदम मनोरंजन टाइप रहता है। एक व्यक्ति पूरा दूल्हा बनता है, पूरी बारात रहती है और अंत में जो फाइनल स्थान है वहां पे पहुंच के और फिर सब छाती कूटने लगते हैं, रोते धोते हैं, तो बड़ा मनोरंजक जैसा एकदम माहौल बनता है। तो इलोजी की सवारी उससे रिलेटेड है। तो ये इला-इली नृत्य बाद में वापस जो है आप रिवर्स करके इस वीडियो को वापस से देखना, तो आपको इला-इली नृत्य के बारे में समझ में आ जाएगा। क्लियर है? होली के अवसर पे और भी कई त्योहार, और भी कई मेले, और भी कई जानकारी होती है, उसकी चर्चा जो है अपन और कल करेंगे। आज के लिए इतने ही रखेंगे। और भी काफ़ी मेरी व्यस्तताएं हैं, लेकिन व्यस्तताओं के बीच में भी आधा पौन घंटा रोज मैं प्रयास करूंगा कि आप सबसे मैं रूबरू हूं। मुझे भी अच्छा लगता है आपके सामने आने के लिए। तो आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। आप सभी को मेरी तरफ से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप जो कर रहे हैं उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.